नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल, आप सभी का वेलकम है, स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएस ज्ञान पर। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा कि करंट अफेयर और जीएस के लिए ही ये एक कोशिश है और बाकी थोड़ा सा प्रयास तो जारी है। अभी लाइव क्लास भी हम करेंगे, तो कम से कम ये रहेगा कि थोड़ा सा जो बच्चे और ज्यादा जुड़ेंगे तो चीजें थोड़ा सा आगे बढ़ेंगी ना। तो अभी क्या है कि सर, जैसे फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड, फोर्थ वीक, यानी हम ये चाहते हैं कि पूरे महीने की न्यूज जो है आपको वो 4 वीडियो में अवेलेबल हो जाए। वैसे भी सर करंट अफेयर का कोई ओर छोर तो नहीं है, आप कितना भी पढ़ लीजिए, जब तक आप थोड़ा सा समझदारी उसमें नहीं दिखाएंगे तब तक वो चीजें आपको थोड़ा सा परेशान करेंगी। रीजन क्या है ना कि इंटरनेशनल लेवल पर भी है, इंडिया लेवल पर भी है और स्टेट लेवल पर भी होता है। किसी आप राज्य का अगर कोई फॉर्म भरते हो तो उस राज्य की भी आपको स्पेशली करंट अफेयर या उसका कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ता है। तो ऐसे ही जैसे दिसंबर का फर्स्ट वीक हो गया और सेकंड वीक हो गया, जैसे आज 14 दिसंबर है तो मैं उसको वीडियो को अपलोड कर दूंगा, आप उसको पढ़ लीजिएगा। और कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम न्यूज हो, फिर भी 2 हफ्ते की न्यूज है तो कम से कम 18-20 पॉइंट वैसे भी कम से कम बनेंगे। कभी कभी न्यूज नहीं होती है तो जबरदस्ती नहीं बनाना है। जो डेली न्यूज आपको दे रहे हैं लोग कि करंट अफेयर डेली क्लास करिए आप, तो डेली करंट अफेयर सर कभी बच्चा होता नहीं है, वो जबरदस्ती फिर हम यहाँ वहां से सेट करते हैं। आप खुद समझदार हो, डेली 10 कैसी क्या खास बातें लेके आ जाओगे जो इंपॉर्टेंट हो। और अगर ऐसे आप पढ़ लोगे 300 क्वेश्चन हो गए तो एक महीने 6 महीने बाद तो 1800 क्वेश्चन हो गए। किसी पेपर में 1800 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात हो गए। आपको आना तो मुश्किल को 5 से 10 ही क्वेश्चन है। अगर एक महीने में कोई व्यक्ति 300 क्वेश्चन पढ़ता है तो 6 महीने का, जो लोग कहते हैं करंट अफेयर पढ़िए 5 से 6 महीने का, तो 1800 2000 क्वेश्चन हो गए तो बहुत पैनिक हो जाएगा। तो मोटी मोटी चीजें, जैसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे अभी कुछ मेरे में आएगा, मैं लिखता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना, आ जाएगा, इसको लॉक कर दो। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। ठीक, सेकेंड वीक है, कहने का वीकली जब करंट अफेयर है तो फिर वीकली ही मिलेगा। ठीक है, जितने पॉइंट है। अब जैसे ये पहला पॉइंट है, ये पहला पॉइंट ही अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो अलग बात है कि हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट, या कोई टीचर लिखता कई बार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे एग्जाम में आ ही जाएंगे, किसी किसी एग्जाम में नहीं आता है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आप उस ईयर में, जैसे कोई एक आप ले लीजिए ईयर, और अगर कंपटीशन के आपने 10 12 15 पेपर देखे हैं तो मान के सर चलिए कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको किसी न किसी एग्जाम में जरूर नजर आएगा। आप पीवाईक्यू देखिए, समझ जाएंगे। पूर्व कानून और न्याय सचिव राजकुमार गोयल को, ध्यान रखेंगे नाम क्या है, राजकुमार गोयल को मुख्य सूचना आयुक्त यानी CIC, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ठीक है, कहने क्या है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एक स्टेट का भी होता है, राज्य सूचना आयुक्त, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। ये चीफ का मतलब क्या है, ये सेंट्रल का है। जाहिर सी बात, इसका अपॉइंटमेंट जो है राष्ट्रपति महोदया ने किया होगा ना। अब इसके अलावा क्या है, ये बात हो गई क्लियर। ये सब आपसे नहीं पूछेगा, पूर्व कानून न्याय सचिव से मतलब नहीं है। राजकुमार गोयल को मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है। केंद्रीय सूचना आयोग में 8 नए सूचना आयुक्त नियुक्त होंगे, यानी 2 रहे होंगे, 8 और हो गए। यानी कहने का ये क्या है कि एक जो है आपका CIC और उसके अलावा 10 और मेंबर होते, कुल मिला के 11 लोगों का कोरम होता है। कभी कभार किसी ने इस्तीफा दे दिया तो वो बात अलग हो गई, वो अपने पद से, यानी अपने पद से फ्री हो गया। एक प्रकार से देखा जाए तो ये राज्य व्यवस्था का एक टॉपिक भी है, मुख्य सूचना आयुक्त। ठीक है, अब इसके अलावा क्या है, 2 महिलाओं को भी शामिल के जो है किया गया, कोई मतलब नहीं इससे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गोयल मुख्य सूचना आयुक्त को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाएंगी। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, राष्ट्रपति इनमें से किसको शपथ दिलवाता, किसको शपथ नहीं दिलवाता, है ना। इसके अलावा क्या है, इसमें मुख्य आयुक्त को मिलाकर 11 सदस्य होते हैं, जैसा कि मैंने ऊपर अभी कहा ना। एक हो जाएगा आपका चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, और इनके अलावा 10 मेंबर, ज्यादातर रिटायर्ड IAS ब्यूरोक्रेट्स ही होते हैं ना, अपने अपने फील्ड के, ज्यादातर तो IAS ही है। इसमें अधिकतम 10 मेंबर हो सकते हैं ना, एक बात हमको ये ध्यान देनी है। और भी कुछ बातें हमने जोड़ दी हैं आप सबके लिए, ताकि आप थोड़ा सा और ढंग से इसको पढ़ लीजिए ना। फिर क्या लिखा है, CIC का पद हीरालाल सांवरिया, हीरालाल सांवरिया जो है ये राजस्थान के हैं और ये पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त बने थे। ये क्वेश्चन कई एग्जाम में आया हुआ था कि सेवानिवृत्त होने से 13 सितंबर 2025 से ये पद रिक्त था। ठीक है, आयोग के अध्यक्ष का चयन 3 सदस्यीय पैनल की समिति के द्वारा किया जाता है। कहने का ये एक नियम बना दिया गया है
कि जो भी व्यक्ति सीआईसी बनेगा उसे एक समिति की प्रक्रिया से गुजरना होगा, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इनके अलावा 2 अन्य मेंबर और होते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और लोकसभा में विपक्ष के नेता यानी अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी जी ना। तो सभी लोग इनसे परिचित हैं। सेंट्रल होम मिनिस्टर कौन हो गए? अमित शाह जी, ये तो सभी लोग जानते हैं। एलओपी मतलब एलओपी का मतलब होता है अपोजिशन लीडर इन लोकसभा, वो राहुल गांधी जी हैं। ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को ना। अब भाई आप सत्ता पक्ष में देखेंगे तो मोदी जी है ही हैं। सत्ता पक्ष का मुखिया ही तो एक प्रकार से गवर्नमेंट का मुखिया है, तो वो तो मोदी जी हैं। भाई लोकसभा में बहुमत दल के नेता को ही तो पीएम बनाते हैं, तो मेजॉरिटी किसके हाथ में? पीएम के हाथ में है, मोदी जी के हाथ में है। और अपोजिशन मतलब जो विपक्षी पार्टी का है वो कौन है? वो जो है राहुल गांधी के हाथ में। ठीक, चलिए एक बात ये हो गई। अब लिखा है वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के मामले में उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 पर है। हमने कई बार बताया कि हमने फेसबुक पे और एक स्टेटस भी लगाया था कि उत्तर प्रदेश किन किन मामलों में नंबर 1 है। तो अब ये जो चीज है, जैसे ये जो वक्फ संपत्तियां हैं, अभी देखा होगा बहुत चर्चा में था, उम्मीद पोर्टल के माध्यम से ये प्रक्रिया की जा सकती है। तो कई बार पूछ लेते हैं उम्मीद पोर्टल का संबंध किससे है? वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन से है या उनके पंजीकरण से है। बात क्लियर है? मामला ये है कि भाई इसमें कहा गया कि जो देश की संपत्ति है वो सिर्फ मुस्लिमों के हाथ में है, जो वक्फ बोर्ड को जाएगी। इसी को लेकर के नए नए कानून बने, फिर इसमें बड़ा परिवर्तन किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश करते समय बीमा क्षेत्र में, आम बजट अभी नहीं पेश किया है, फरवरी में पेश किया था, अब फिर से फरवरी आ जाएगी 2-3 महीने के बाद, तो फिर से आपको 26-27 का फिर से बजट मिलेगा ना। बजट पेश करते समय विदेशी निवेश सीमा, एफडीआई जिसको बोलते हैं, विदेशी निवेश सीमा को 100% करने का प्रस्ताव रखा था। अब तक इस क्षेत्र में 82,000 करोड़ का विदेशी निवेश आ चुका है। ध्यान रखेंगे, बीमा क्षेत्र में जो एफडीआई लिमिट थी, जो कभी 49% थी, 74% थी, अब उसको क्या कर दिया गया है? 100% कर दिया। मतलब बीमा क्षेत्र में बाहर की जो कंपनियां हैं, अपने देश की बाहर की कंपनियां हैं, वो 100% निवेश करना चाहे तो कर सकती ना। ये उनको एक लिमिट जो है मिल गई है, फ्रीडम। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी लॉक करिए आप सभी लोग। जैसे अभी हमने पहले सीआईसी का बताया, इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मानिए, इसको भी लॉक करेंगे आप लोग। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम, जिसको हम लोग मनरेगा के नाम से जानते हैं, हमें लगता है कोई भी विद्यार्थी ऐसा नहीं होगा, भले वो क्लास 10th 12th में ही क्यों ना हो या उसके आगे भी पढ़ाई करता है, काउंट, तो मनरेगा समझता है मनरेगा क्या है ना। तो मनरेगा का नाम बदलने और कार्य दिवस बढ़ाने विधेयक को मंजूरी दे दी है ना। सूत्रों ने बताया है कि योजना का नाम अब पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना होगा। मतलब कहने का क्या है, महात्मा गांधी मतलब, ठीक है, मनरेगा मतलब महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, उसी का नाम अब क्या कर दिया जाएगा? पूज्य बापू। ये देखिए पॉइंट, पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना, जिसको पीबीजीआरवाई कहेंगे। ये बात क्लियर हो गई। कार्य दिवसों की संख्या भी मौजूदा 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन की जाएगी। कुछ राज्यों में इसको पहले भी बढ़ाया गया है, जहां 150 भी कर दिया गया है, लेकिन शुरुआत से यही कहा गया था कि 100 दिन का रोजगार मिलेगा, ये ध्यान रखेंगे। और आपको गांव के नजदीक ही मिलेगा, बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा। इससे भी कहीं ना कहीं बेरोजगारी घटाने में एक महत्वपूर्ण योगदान इस स्कीम का रहा है। मनरेगा केंद्र सरकार की प्रमुख मतलब योजना है, जिसका मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है। सबसे बड़ी समस्या भारत में बेरोजगारी है। आज का युवा वर्ग इस चीज को बड़ा महसूस करता है कि अगर किसी घर में 3-4 लोग हैं और कोई पढ़ लिख के सेट न बच्चा हो पाए, प्राइवेट नौकरी का दर्द सबको मालूम है क्या होता है। मजबूरी में ही कोई अपनी नौकरी, प्राइवेट नौकरी करने जाता होगा, भाई एक प्रकार समझ लीजिए आपको वहां प्रताड़ित ही होना पड़ता है। काम करेंगे आप 10 रुपए का, मिलेंगे आपको 4 रुपए 5 रुपए, तो आपको खुद ये फील होगा कि सर उसमें तो खाली परिवार चल जाए, यही बहुत बड़ी बात है। तो प्राइवेट नौकरी का दर्द जो प्राइवेट में है, इसी लोग बार बार कहते हैं भैया अभी समय है, अभी उम्र है, पढ़ लो, कल को पता नहीं 30-35 साल के बाद आपकी स्थिति क्या होगी, भगवान जाने। कोई कितना जिएगा वो तो किसी को नहीं पता है, वो तो खैर किसी के हाथ में नहीं है ना, व्यक्ति को पता है। लेकिन फिर भी लोग फ्यूचर कास्टिंग, भविष्य को देख के अपने काम करते रहते हैं, कैसे हमको आगे बढ़ना है। और यही वजह है कि सरकारी नौकरी या एक सुनिश्चित आपको एक वेतन मिल जाए, उसका प्रयास लोग करते हैं, करना भी चाहिए। ठीक है, चलिए तो ध्यान रखेंगे मनरेगा के बारे में।
परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोलने से जुड़े विधेयक को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसका मकसद 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने के लक्ष्य को पूरा करना है। तो एक बात हम लोग ये ध्यान रखिए, जैसे कभी कभी ऐसे लक्ष्य आ जाते हैं, 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य है भारत सरकार का, ये ध्यान रखेंगे। परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में एटॉमिक जो है मतलब एनर्जी फील्ड में कैबिनेट ने सस्टेनेबल यानी हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बिल पर मुहर लगाई है। इस विधेयक को इसी संसद सत्र में पेश किया जाएगा, यानी जो चल रहा है अभी आपका शीतकालीन सत्र शुरू होगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल का महाराष्ट्र के जो उनका गृह नगर था लातूर में निधन हो गया। ठीक है, कभी ये चर्चा में थे, कभी इनका क्रेज था जब मनमोहन सिंह की सरकार हुआ करती थी। ठीक है, शिवराज पाटिल। अब इसके बाद ये भी सुना होगा आप लोगों ने, अभी बच्चों के कप सिरप को लेकर के बड़ा हंगामा था। कुछ राज्यों में कई बच्चों की जान चली गई। लोग अपनी कोठी खड़ी करने के लिए, लोग कैसे संपन्न बने रहें, इसके लिए जो प्रयास करना पड़ता है लोग उछल कूद करके करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। खैर, कोडीन युक्त कफ सिरप की तस्करी के मामले को लेकर योगी सरकार सख्त हो गई है। इस मामले में अब तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, साथ ही गिरफ्तार किए गए आरोपियों से चौंकाने वाले खुलासे भी हो चुके हैं। अब इस मामले की विस्तृत जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। इस एसआईटी में पुलिस, एसटीएफ और एफएसडीए के अधिकारियों को शामिल किया जाएगा। एसआईटी की जिम्मेदारी आईजी एलआर कुमार को सौंपी गई, वही इसकी अध्यक्षता करेंगे। ठीक, कुछ भी लोग कर सकते हैं, मतलब नहीं लोगों को करने से मतलब ना। चलो एक पॉइंट ये देख लीजिए, 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर लागू होगी सोशल मीडिया पाबंदी। ये मैटर कहां का? ऑस्ट्रेलिया का है। वहां के प्रधानमंत्री है एंथनी अल्बनीज। एंथनी अल्बनीज ने ये बात कही है और हमें लगता है ये बात बहुत बढ़िया है, ये अपने देश में भी होनी चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया का दायरा एक लिमिटेड होना चाहिए। ये कभी इतना ज्यादा हो जाता है कि डिस्टरबेंस खड़ी कर देता है ना। इसके बाद क्या लिखा है, देश की पहली हाइड्रोजन वाटर टैक्सी का संचालन बृहस्पतिवार से गंगा काशी में शुरू होगा। गंगा काशी में ये शुरू होगा। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, देखिए ये आपको एक बढ़िया पॉइंट मिल गया है कि जो केंद्रीय पत्तन हो गया, ठीक है, पोत परिवहन हो गया, शिपिंग हो गया, जल वाटरवेज हो गया, ये मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, तो देश की पहली हाइड्रोजन वाटर टैक्सी का संचालन कहां होगा? गंगा मतलब काशी शुरू होगा, बाकी इससे कोई मतलब नहीं है। 11 बजे सुबह काशी के नमो घाट पर, इससे कोई मतलब नहीं ना, ध्यान रखेंगे। वाटर टैक्सी हरी झंडी दिखाई जाएगी, साथ ही वाटर टैक्सी पर सवार होकर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर तक जाएंगे। वाटर टैक्सी का किराया और बुकिंग का विकल्प अभी तक नहीं दिया गया है, मतलब भविष्य में जब कभी आप बनारस जाइए तो इस टैक्सी पर जरूर बैठिए और इसका आनंद आप लीजिए। ये बहुत सारी चीजें जो है बनारस में शुरू हो रही है, जो देश में पहली बार है। तो ध्यान रखेंगे, देश की पहली हाइड्रोजन वाटर टैक्सी का संचालन काशी से मतलब शुरू होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट ही था जो डिस्कशन किया गया है, इसलिए कंटेंट कम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से आपका धन आपका अधिकार अभियान में हिस्सा लेने का आग्रह किया है। क्या है स्कीम ये? इसके तहत पिछले 2 महीनों में 2000 करोड़ की बिना दावे वाली संपत्तियां उनके असली मालिकों को सफलतापूर्वक लौटाई गई। कभी कभी पैसा बैंकों में, पोस्ट ऑफिसों में होता है, इसका कोई क्लेम नहीं करता है, तो आखिर वो पैसा किसको दिया जाए, कहां दिया जाए ना, तो ये सोचने वाली बात है। इसके बाद क्या है पॉइंट, सरकार ने 4 अक्टूबर को आपका पैसा आपका अधिकार राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया था। इसका उद्देश्य बैंक जमा, बीमा, लाभांश, शेयर, म्यूचुअल फंड और पेंशन सहित लावारिस पड़ी वित्तीय संपत्तियों को उनके वैध दावेदारों तक पहुंचाने में मदद करता है। मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अक्टूबर से 5 दिसंबर 2025 तक 477 जिलों में शिविर आयोजित मतलब किए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय बैंकों में हमारे नागरिकों का बिना दावे का 78,000 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है। बीमा कंपनियों के पास 14,000 करोड़ रुपए की राशि पड़ी हुई है। बात क्लियर है ना? चलो इसके आगे देखो, एशियाई विकास बैंक, क्या पॉइंट कहा गया है? एशियाई विकास बैंक एडीबी ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान 6.5% से बढ़ाकर 7.2% कर दिया है।
देखिए अभी क्या है, अगर आप देखें तो पूरे विश्व समुदाय में सबसे ज्यादा जो ग्रोथ रेट है, आर्थिक विकास दर है, वो भारत की। ठीक है, जो सबसे ज्यादा जीडीपी ग्रोथ रेट है वो इंडिया का है। इस बात का ध्यान रखें। एडीबी हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे आईएमएफ हो, चाहे डब्ल्यूटीओ हो, चाहे आरबीआई हो, अपने देश का भी है, कई ऐसे इंटरनेशनल जो मतलब एजेंसी हैं, जैसे मूडीज है, फिच है, ठीक है, एसएनपी है, ये सब लोग अपना एक वृद्धि का अनुमान लगाते हैं कि भारत 6.5% की बजाय 7.2% की दर से वृद्धि करेगा। सेकंड नंबर पे चाइना आता है ग्रोथ रेट के मामलों में। ठीक है, बाकी सब पीछे ही हैं। इसके बाद दिल्ली स्थित लाल किले में यूनेस्को की पहली बार बैठक का आयोजन हुआ है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। दिल्ली स्थित लाल किले में यूनेस्को की पहली बार बैठक का आयोजन हुआ है। इस दौरान यूनेस्को ने दीपावली को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज आईसीएस की लिस्ट में शामिल करने का फैसला लिया है। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, ठीक है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। अब इसमें क्या है, इंटेंजिबल मतलब क्या होता है, समझते हैं। इंटेंजिबल, टेंजिबल मतलब जिसको आप टच कर सकते हो। इंटेंजिबल मतलब जिसको आप महसूस करते हो, फील करते हो, टच नहीं कर सकते। जैसे लोग कहते हैं क्या मुझे प्यार हो गया है, तो लव इज फीलिंग। समझ रहे हैं इस बात को, फील करते हो, महसूस करते हो। वो आप कैसे मतलब किसी को मतलब टच करके करेंगे कि नहीं मुझे प्यार हो रहा, नहीं हो रहा, एक बात सी बात है। तो मतलब कहने की ये है कि ऐसी चीजें जिनको आप स्पर्श नहीं कर सकते हैं, महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं उनका ना। तो ये मानवता की अमूर्त जो सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल होने वाली है, भारत की 16वीं सांस्कृतिक परंपरा है। ध्यान रखिए 16वीं, अभी और बताएंगे इसके बारे में। भारत पहली बार यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत समिति के सत्र की मेजबानी कर रहा है। ये मेजबानी कहां किया है, दिल्ली के लाल किले में, पहली बार हो रही भारत में, ये ध्यान रखेंगे, फर्स्ट टाइम। इसके अलावा क्या है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के अंतर्गत वह प्रथाएं और किसको जो है मतलब किया गया है, दीपावली को, ध्यान रखेंगे। दीपावली शामिल हुई है 16वें नंबर पे। इसका मतलब इससे पहले 15 हमारी इंटेंजिबल जो है कल्चरल हेरिटेज साइट शामिल है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के अंतर्गत वह प्रथाएं, अभिव्यक्तियां, ज्ञान और कौशल आते हैं जिन्हें समुदाय, समूह तक कभी कभी व्यक्ति अपनी सांस्कृतिक विरासत के भाग के रूप में पहचानते हैं। इसमें ऐसी विरासत से जुड़े उपकरण, वस्तुएं, कलाकृतियां और सांस्कृतिक स्थान भी शामिल हैं। अब सबसे पहला जो शामिल हुआ है भारत से वो है कुटियाट्टम, केरला का है कुटियाट्टम। कुटियाट्टम केरला 2008 में ये पहला है, ये भारत से प्रथम है। ठीक है, कुटियाट्टम केरल के सबसे पुराने पारंपरिक थिएटर में से एक है जो संस्कृत परंपराओं पर आधारित है। कभी आप लोग देखेंगे तो दिखेगा वो। इसमें शैलीबद्ध और संहिताबद्ध रंगमंची भाषा में नेत्र अभिनय, आंख की अभिव्यक्तिता, हस्त अभियान, इशारों की भाषा, जैसे आंखें घुमा करके ऐसे से ना करते नहीं करते, देखा केरला में, प्रमुख है। इसमें मुख्य चरित्र के विचारों, भावनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। एक एकल कार्य को निष्पादित करने में कई दिन लग सकते हैं और एक पूर्ण प्रदर्शन 40 दिनों तक चल सकता है। ये पारंपरिक रूप से कुट्टम पालम नामक एक थिएटरों में से प्रदर्शित किया जाता है जो हिंदू मंदिरों में स्थित है। आइए कुछ बात करते हैं इसी में अगले पॉइंट से। जो 13वां अमूर्त सांस्कृतिक विरासत बना है वो कुंभ मेला है 2017 में। 14वां दुर्गा पूजा महोत्सव पश्चिम बंगाल 2021 में। 15वां गरबा गुजरात 2023 में। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 16वां आप सबको पता है दीपावली, स्पेशली उत्तर भारतीय तरफ दीपावली ना, तो ध्यान रखेंगे 2025। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा आप लोग, कहीं ना कहीं क्वेश्चन जरूर मिलेगा ना। चलिए आगे देखिए। वन्य जीव संरक्षण और पशु कल्याण के क्षेत्र में किए जा रहे उल्लेखनीय कार्यों के लिए अनंत अंबानी को अमेरिका में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर से सम्मानित किया गया है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। और इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि इनका एक देखा होगा, गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, वनतारा, सुना होगा आप लोगों ने, वनतारा। ये हमने पढ़ाया भी है, फिर भी जो विद्यार्थी नए हैं वो जान जाएंगे। वनतारा ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड
फॉर एनिमल वेलफेयर सम्मानित किया गया है। अनंत अंबानी इस सम्मान को पाने वाले सबसे युवा और पहले एशियाई व्यक्ति बन गए हैं। इससे पहले ये अवार्ड अमेरिकी राष्ट्रपतियों जॉन एफ कैनेडी और बिल क्लिंटन सहित हॉलीवुड हस्तियों और कई वैश्विक नेताओं को दिया जा चुका है। तो ये अनंत अंबानी को मिला है, जो मुकेश अंबानी के बेटे हैं, वनतारा गुजरात में। ठीक है, इसके बाद ये भी एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन सर जनरली पीसीएस में आते हैं, ये ध्यान रखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या लिखा है? विश्व के शीर्ष 20 विश्वविद्यालयों में शामिल ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ द न्यू साउथ वेल्स जल्द ही भारत में अपना कैंपस शुरू करेगा। ये कैंपस ग्रेनो में शुरू होगा, ग्रेटर नोएडा में। केंद्रीय जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, बताया कि उन्होंने दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा मंत्री जेसन क्लेयर और सहायक मंत्री जूलियन हिल से मुलाकात की। बैठक में शिक्षा, नवाचार, अनुसंधान क्षेत्रों में भारत ऑस्ट्रेलिया के मौजूदा सहयोग की समीक्षा की गई। इस दौरान प्री स्कूल से लेकर पीएचडी तक की मतलब शिक्षा क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहभागिता और मजबूत करने पर सहमति बनी। ठीक है, चलिए, तो ये मतलब ग्रेनो में खुलेगा, अभी तो दिल्ली ही है। ठीक है, चलिए। यूट्यूब के भारतीय मूल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नील मोहन को टाइम पत्रिका ने 2025 का सीईओ ऑफ द ईयर नामित किया है। ये वर्ष 2023 से यूट्यूब के सीईओ के पद पर कार्यरत हैं। ठीक है, तो भारतीय मूल रूप से, इनके माता पिता 1985 में इनको लेकर के अमेरिका शिफ्ट हो गए थे। ठीक है, चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं, बट करंट अफेयर में आएगा तो अब थोड़ा बहुत तो रहेगा ना। चलिए, इतना करंट अफेयर आपका हो गया, इसमें 15 से 20 पॉइंट हो गए, इनको आप लोग पढ़ लीजिएगा। और प्लीज आप लोग कमेंट जरूर किया करिए, ये बताया करिए सर कैसा सेशन रहा, कैसा लगा, कुछ कमी हो, कुछ भी हो। वैसे तो यूट्यूब पे कोई कमेंट हमारे ऐसे फिजूल का करेगा नहीं, आप कोई कमेंट करिए, आप पर भी कोई कमेंट नहीं करेगा, तो आप कमेंट करिए, बताइए सेशन कैसा लगा, और कोई गुंजाइश है तो भी हम करेंगे। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।